हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चालू करते हैं हमारा क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 का लेक्चर 3। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। सेकंड है मल्टीपल चार्जेस एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तीसरा वाला है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इस डायग्राम की तरफ अच्छे से देखो और समझने के लिए कोशिश करो। इस डायग्राम की तरफ अच्छे से देखो। यहाँ पर क्या है, एक प्लस Q1 चार्ज रखा है, दूसरे जगह पे प्लस Q2 चार्ज रखा है। ठीक है, सो दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है, उसका मतलब है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। और अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है, माइनस Q1 इंटू माइनस Q2, दैट ऑल्सो क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, अगर दोनों सेम चार्जेस है तो मतलब चार्ज दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में देखो कि प्लस Q1 एंड प्लस Q2 दो चार्जेस है, दोनों के अंदर डिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस Q1 के ऊपर जो फोर्स है वो है F12। F12 मीन्स द फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 2। सेम थिंग यहाँ पर क्या है, F21 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू चार्ज नंबर 1। और यहाँ पर दो यूनिट वेक्टर डिफाइन किया है। एक है R12 यूनिट वेक्टर, एक से लेके दो के तरफ जो यूनिट वेक्टर है R12 यूनिट वेक्टर है। और यहाँ पर R21 यूनिट वेक्टर है, ये है दो से लेके एक के तरफ जो यूनिट वेक्टर है डिफाइन किया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे R12 जो यूनिट वेक्टर है उसको डिफाइन किया है R12 वेक्टर डिवाइड बाई R द मैग्नीट्यूड। सेम है R21 के लिए। R21 में R21 जो वेक्टर है उसके साथ अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो R21 यूनिट वेक्टर हो गया। अभी देखो दोनों कंडीशन से R12 और R21 जो यूनिट वेक्टर है दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है, सेम लाइन पे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तब वो दोनों का रिलेशन क्या होगा, R12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21। ठीक है, अभी हम यहाँ से लिखते हैं F21, मतलब यहाँ पर देखो F21। सो F21 क्या है, दो नंबर चार्ज के ऊपर एक नंबर चार्ज के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस किया गया है। तो F21 जो है, F21 वेक्टर इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R12। देखो F21 जो है, F21 वो कौन सा डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है। राइट डायरेक्शन की तरफ यूनिट वेक्टर कौन सा है, R12 है, राइट डायरेक्शन की तरफ यूनिट वेक्टर। तो इस यूनिट वेक्टर के थ्रू से हम उसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। सो दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू द चार्ज Q1। ठीक है, अभी दूसरा वाला देखो F12 जो है वो F12 कौन सा है, एक नंबर चार्ज के ऊपर दो नंबर चार्ज के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस किया गया है। तो F12 जो है, F12 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर इज R21। R21 यूनिट वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में है, ये लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ है R21 जो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, R21 यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन और F12 वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो हम लोग यूनिट वेक्टर का जो डिफाइन किया है वो हम यहाँ पर यूज किया है R21 यूनिट वेक्टर। तो F12 जो वेक्टर है वो R21 यूनिट वेक्टर के तरफ है। सो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ये दोनों समझ में आया। अब देखो टू इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से हम करते हैं। दोनों जो वेक्टर जो है, दोनों वेक्टर की तरफ से हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि R12 जो यूनिट वेक्टर है और R21 यूनिट वेक्टर है, दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, एक नेगेटिव है दोनों और अपोजिट डायरेक्शन की तरफ है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग अगर बैठा देंगे R12 और R21, ये दोनों का अगर हम लोग ये दो इक्वेशन की तरफ फीड करेंगे, कोई भी इक्वेशन पे चेंज कर दो, यहाँ पर अगर लिख दो कि R12 के प्लेस में अगर लिख दो R21 नेगेटिव, तो क्या होगा, F21 जो होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर बाई R21। अभी वो हो गया
F12 जो वेक्टर है उसका नेगेटिव फॉर्म हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। यहाँ से कुछ नहीं करना है, R12 जो है उसको हम लोग अगर R21 से रिप्लेस कर देंगे विद नेगेटिव साइन, तो उसमें हम लोग ये फार्मूला हम निकाल सकते हैं, F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। तो इसका मतलब है कि दो जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है इंटरेक्शन के द्वारा, टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दोनों जो फोर्स है दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। अभी तुम लोग न्यूटन्स का थर्ड लॉ में पढ़े थे, एक्शन एंड रिएक्शन सेम एंड अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर कूलम्ब फोर्स अप्लाई कर रहा है, सेम थिंग हो रहा है, दूसरा पार्टिकल उस पार्टिकल के ऊपर भी कूलम्ब फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो दो जो फोर्स है, एक एक्शन अगर होगा, दूसरा वाला है रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो ये हम लोग यहाँ पर प्रूव किया है कि एक्शन एंड रिएक्शन जो है कूलम्ब फोर्स में, वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। अभी देखो, कूलम्ब फोर्स एक्ट्स अलोंग R12 यूनिट वेक्टर, R21 यूनिट वेक्टर, मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। तो इसका मतलब है कि जो दो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का सेंटर ऑफ चार्जेस अगर हम लोग कनेक्ट किया है, तो उस कनेक्टिंग लाइन के बराबर कूलम्ब फोर्स काम करता है। तो इसका मतलब है कि कूलम्ब फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स तुम लोग पहले ग्रेविटेशन में पढ़े थे। सेम सेंट्रल फोर्स डिफाइन किया जाता है कि अगर जो फोर्स है, एक्टिंग फोर्स अगर दोनों के सेंटर के बराबर काम कर रहा है, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं सेंट्रल फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। अभी देखो दूसरा वाला डायग्राम देखो, अगर दोनों चार्जेस अपोजिट है, मतलब Q1 Q2 अगर अपोजिट है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो लेस देन 0 होगी। तो उस कंडीशन में फोर्स डायग्राम कैसे लिखेंगे, सपोज ये चार्ज है प्लस Q1, ये चार्ज है माइनस Q2, तो दोनों का जो फोर्स है अभी क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगी, कूलम्ब फोर्स। अट्रैक्शन कूलम्ब फोर्स के लिए हम पहला चार्ज जो है F12, उसके ऊपर जो फोर्स है F12 वेक्टर इस डायरेक्शन में काम करेगा। उसके बाद F21 जो वेक्टर है वो कौन से डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। F21 जो वेक्टर है वो जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स है, Q1 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फोर्स है, ठीक है। तो F12 F21 दोनों जो फोर्स है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अभी अपोजिट है। एंड F21 कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा है, राइट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R12 है। अभी F21 जो है यूनिट वेक्टर वो कौन से डायरेक्शन में है, R21 है, ठीक है। अभी तुम लोग अगर इसको इक्वेशन को लिखोगे, अभी तुम लोग अगर इस इक्वेशन को लिखोगे तो F12 जो वेक्टर है उसको तुम लोग कैसे लिखोगे, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। सेम थिंग होगा, F21 अगर वेक्टर लिखोगे तो तुम लोग लिखोगे 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। अभी इस कंडीशन में यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो यूनिट वेक्टर इस कंडीशन में चेंज हो गया। अगर तुमने नोटिस किया है कि F12 जो वेक्टर है वो वेक्टर के डायरेक्शन है F12 यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ, F21 वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन R21 यूनिट वेक्टर की तरफ। तो उस दो यूनिट वेक्टर को हम लोग यूज़ करके हम लोग फोर्स का जो फॉर्मूला है हम लोग लिख देंगे। अगर फोर्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F12 जो वेक्टर है उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, और F21 जो वेक्टर है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखो, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर मल्टीपल चार्जेस है, मल्टीपल चार्जेस मतलब अगर दो से ज़्यादा चार्जेस है उसको हम लोग मल्टीपल चार्जेस बोलते हैं। अगर मल्टीपल चार्जेस है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायग्राम की तरफ अच्छे से देखो, पहले ए वाई एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम लोग एक चार्ज रखा है, एक Q1 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज है Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि Q1 चार्ज के ऊपर कितना फोर्स है। तो सबका पोजीशन वेक्टर भी डिफाइन किया हुआ है। Q1 जो चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 के लिए R2 पोजीशन वेक्टर है, Q3 के लिए R3 पोजीशन वेक्टर है। अभी Q1 के ऊपर जो फोर्स है
उस फोर्स को पहले हम देखेंगे Q2 कितना फोर्स दे रहा है। तो Q2 चार्ज जो फोर्स देगा उसको हम लोग डिफाइन करेंगे F12। F12 मतलब 1 नंबर चार्ज के ऊपर 2 नंबर चार्ज के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस किया गया है F12, वो क्या होगा, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हम लोग मान लेते हैं तो इस तरफ क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगी। F12 इस डायरेक्शन में काम करेगा। अभी देखो यहाँ पर जो है 3 नंबर चार्ज की तरफ से देखो, 3 नंबर चार्ज के द्वारा 1 नंबर चार्ज के ऊपर जो फोर्स प्रोड्यूस किया जाएगा F13 है, उसका डायरेक्शन है इस डायरेक्शन के ऊपर। मान लेते हैं Q3 पॉजिटिव चार्ज है तो अभी इस तरफ है F13। अभी 2 वेक्टर हमको मिल रहा है Q1 के ऊपर, एक है इस डायरेक्शन में और दूसरा वाला है इस डायरेक्शन में। तो अभी क्या होगा, जो टोटल रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो होगा दोनों फोर्स का जो वेक्टर है, दोनों जो फोर्स वेक्टर है वो दोनों को साम करेंगे तो हमको मिलेगा एक नया वेक्टर। ये है नया वेक्टर जो F1 से डिफाइन किया है, F1 इक्वल्स टू F12 वेक्टर डी प्लस F13 वेक्टर। F12 वेक्टर इज F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। तो तुम लोग यहाँ से अच्छे से देख सकते हो कि जो फाइनल वेक्टर हमको मिल रहा है वो वेक्टर है कि वो है 1 नंबर चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स जो है वो 2 नंबर चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फोर्स प्लस 3 नंबर चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फोर्स, दोनों का वेक्टर सम है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर हम लोग देखेंगे कि n पॉइंट चार्जेस अगर प्रेजेंट है इन वैक्यूम at position of R1, R2, Rn, then the total force on charge Q1 is F1 equals to F12 plus F13 plus plus Fn। तो जितना नंबर चार्ज है सबका इंडिविजुअल का जितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा वो फोर्स को अगर हम लोग वेक्टर के हिसाब से जो ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल फोर्स। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बोलता है जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल जो फोर्सेस है सबका वेक्टर सम होगी। अभी हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं। चार्जेस Q1, Q2, Q3 आर 1.5 मिलीकूलम, 0.2 मिलीकूलम एंड माइनस 0.5 मिलीकूलम respectively. They are placed at point A, B and C shown in the figure. If R1 and R2 are 1.2 meter and 0.6 meter, calculate the magnitude of the resultant force on Q2. सो हम लोग डायग्राम की तरफ देखेंगे। यहाँ पर Q1 एक चार्ज दिया है, Q2 एक चार्ज है, Q3 एक चार्ज है। क्वेश्चन में पूछा गया है Q2 के ऊपर जो टोटल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, रिजल्टेंट जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ध्यान से देखना, Q1 से Q2 जो है उसका डिस्टेंस है R1, Q2 से Q3 जो है उसका डिस्टेंस है R2। अभी एक बॉक्स बनाया है, बॉक्स में हम लोग पहले डेटा लिख लेंगे क्या क्या अवेलेबल है। सो Q1 क्या है 1.5 मिली कूलम, उसको हम लोग कूलम में कन्वर्ट कर लिया। Q2 क्या है 0.2 मिली कूलम, उसको भी कूलम में कन्वर्ट कर लिया हम लोग। अभी देखो Q3 जो है, Q3 नेगेटिव है, ये ध्यान रखना, जो Q3 चार्ज है वो नेगेटिव है। तो यहाँ से Q3 है 0.5 मिली कूलम है, इक्वल्स टू माइनस 0.5 इंटू 10⁻³ कूलम है। अभी R1 का क्या है, R1 का वैल्यू कितना है 1.2 मीटर, R2 का वैल्यू है 0.6 मीटर। सो फोर्स ऑन Q2 हमको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग फोर्स डायग्राम पहले बना लेंगे। फोर्स डायग्राम में यहाँ पर देखो Q1 जो चार्ज है वो है पॉजिटिव, Q2 चार्ज क्या है पॉजिटिव, Q3 क्या है नेगेटिव चार्ज, ये पहले हम लोग देखा था। तो जो यहाँ पर जो पहला वाला फोर्स होगा F1 जो है, F1 क्या है बेसिकली, F1 जो है F21 वेक्टर है, 2 नंबर के ऊपर 1 नंबर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो फोर्स है F21 वेक्टर है, F1 से डिफाइन किया उसको, ठीक है। अभी ये कौन सा डायरेक्शन में होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, तो दोनों क्या होगा रिपल्सिव फोर्स होगी। रिपल्सिव फोर्स मतलब F1 जो और F21 जो है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। अभी दूसरे वाला के देखो Q3 एंड Q2 के इंटरेक्शन देखते हैं। Q2 जो है पॉजिटिव चार्ज है, Q3 नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के अंदर कौन सा फोर्स कम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स कम करेगा। अभी जो F2 है, F2 का बेसिकली मतलब है यहाँ पर F23, तो 2 नंबर के ऊपर 3 नंबर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फोर्स जो है। तो F2 जो है, F2 और F23 जो है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वो कौन सा डायरेक्शन में काम करेंगे, F2 जो वेक्टर है, F2 वेक्टर काम करेगा इस डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अभी 2 वेक्टर जो है दोनों के अंदर कौन सा एंगल है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर पहले से ही है और ये दोनों वेक्टर कौन सा है परपेंडिकुलर होगी। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों के अंदर जो वेक्टर सम होगा ये हम लोग कैलकुलेट करना है, दोनों के अंदर जो वेक्टर सम है वो कैलकुलेट करना है। तो हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया है।
पहले देखो F1 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। F1 मतलब F21, तो F21 क्या है, देखो दो A है, Q1 A है, Q1 एंड Q2, सो 1/4 Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड बैठा दिया दोनों का, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड बैठा दिया और दोनों का डिस्टेंस है 1.2। पहले से डाटा जो था हम लोग बैठा दिया यहाँ पर, तो हम लोग को मिलेगा 1.87 इंटू 10⁻³ न्यूटन मिल गया पहले, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो F2 जो कैलकुलेट करना है, F2 बेसिकली क्या है, F23 है। तो F23 जो है F2 इक्वल्स टू 1/4 इंटू Q2 इंटू Q3 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। तो दोनों का यहाँ पर डेटा सब बैठा दो एक एक करके, तो फाइनली अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो हमको मिलेगा 2.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो हमको दो फोर्स मिल गया, F1 और F2 मिल गया। अभी दो फोर्स अगर परपेंडिकुलर है और दोनों के अंदर अगर साम करना है हमको, तो हम लोग लिख रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड है एफ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये तुम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 3.125 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस Q कूलम are placed on 5 vertices of a rectangular hexagon of side L meter. Find the magnitude of the force on charge minus Q coulomb placed at a center of the hexagon. अगर हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे तो हमको मिलेगा ये वाला डायग्राम। एक हेक्सागन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हेक्सागन का जो 5 पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 पॉइंट पे सब में प्लस Q चार्ज रखा गया है, ठीक है। सो प्लस Q चार्ज रखने के बाद यहाँ पर एक सेंटर जो है, सेंटर में एक माइनस Q चार्ज रख दिया। तो सेंटर में जो माइनस Q चार्ज है उसके ऊपर कैसा फोर्स काम कर रहा है हमको कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज, ठीक है, यही क्वेश्चन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो हम लोग अगर फोर्स डायग्राम यहाँ से देखेंगे, ये जो ए पॉइंट पे जो का चार्ज है प्लस Q, उसके वजह से ए माइनस Q जो चार्ज के ऊपर कितना फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, ये इस तरफ काम करेगा। सेम कंडीशन में अगर हम लोग उसका अपोजिट में देखेंगे, अगर डी पॉइंट पे एक चार्ज प्लस Q है तो उसके वजह से क्या होगा, इस तरफ एक फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि ए नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन फोर्स इस तरफ काम करेगा दोनों की तरफ। तो अभी देखो यहाँ पर जो फोर्स है, दो फोर्स जो मिला हमको, एक के पॉइंट के वजह से और डी के पॉइंट के वजह से, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस जो है सेम है। यहाँ पे डिस्टेंस जो है ए डिस्टेंस दोनों सेम है। सेम प्रॉब्लम अराइज होगा बी पॉइंट अगर और ई पॉइंट के हम लोग कंपेयर करेंगे। बी पॉइंट में प्लस Q चार्जेस है, ई पॉइंट में प्लस Q चार्जेस है। ओ पॉइंट पे जो माइनस Q चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा बी पॉइंट के वजह से। अब इस ई पॉइंट के वजह से देखो अट्रैक्शन फोर्स होगा इस तरफ होगा, दोनों का क्या होगा, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम होगा तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड, अट्रैक्शन फोर्स का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, ये इस तरफ कैंसिल आउट हो गया, इस तरफ कैंसिल आउट हो गया, इस तरफ कैंसिल आउट हो गया, इस तरफ कैंसिल आउट हो गया। अभी ओनली बच रहा है कौन सा, सी वाला जो पॉइंट है उस तरफ जो प्लस Q चार्ज है वही ओनली बच रहा है। ओ पॉइंट पे माइनस Q चार्ज के ऊपर ओ अकेला ही फोर्स देगा। फाइनली देखो C और O पॉइंट पे दोनों चार्जेस है, प्लस Q और माइनस Q, दोनों के अंदर जो फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स है, वो है इस डायरेक्शन में। उसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके वजह से वो बैलेंस नहीं होगा। फाइनली टोटल जो फोर्स मिलेगा वो हमको कैलकुलेट करना है ये दोनों के वजह से। O पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज एंड C पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों की वजह से फाइनल जो फोर्स होगा वही होगा टोटल फोर्स। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड F इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 Q एंड Q2 दोनों सेम है तो Q स्क्वायर हो जाएगा। एंड फाइनली दोनों का डिस्टेंस क्या है, ये अगर L इसका आर्म का लेंथ है तो ये हो जाएगा L, ये भी लेंथ हो जाएगा L, क्योंकि ये कितने नंबर ऑफ आर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर ऑफ आर्म्स के अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो ये सब जो एंगल होगा, ये एंगल सब 60 डिग्री होता है, ठीक है। अगर 60 डिग्री एंगल्स है तो आर्म का जो लेंथ है सबका लेंथ सेम होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा लेंथ। अभी इस जो लेंथ के बराबर जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 Q² बाई L²।
सो कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा, ये है ओ सी का जो वेक्टर है ओ टू सी के बराबर जो वेक्टर है इस वेक्टर बराबर काम करेगा। तो फाइनली यही आंसर है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों के अंदर अगर हम लोग सिमिलरिटी देखने के लिए कोशिश करेंगे तो पहला सिमिलरिटी क्या आता है कि दोनों जो फोर्स है वो इन्वर्स का लॉ फॉलो करता है। मतलब दोनों जो फोर्स है, दोनों फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो तुम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, दोनों क्या करता है 1/r² लॉ फॉलो करता है, ठीक है ना। तो बोथ ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ए प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। सेकेंड है बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और चार्जेस। मासेस किसके लिए है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए है, चार्जेस है कूलम फोर्स के लिए। सो m1 इंटू m2 इसका प्रोपोर्शनल होता है और q1 q2 जो है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन का प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड है बोथ फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स। आज ही हम लोग देखा पहले कि दोनों जो फोर्सेस है फोर्सेस सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू मासेस और द टू चार्जेस। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा होता है कि मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट और एक पॉइंट बी पॉइंट है। अभी कोई भी एक फोर्स है एफ के वजह से मैंने ट्रैवल करना चालू किया ए से लेके बी तक। अगर ए से लेके बी तक पहुंचने के लिए टोटल वर्क डन डब्ल्यू है, अगर वर्क डन जो डब्ल्यू है, अगर वो वर्क डन जो पाथ हम लोग फॉलो किया है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तब हम लोग उसी फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें क्या होता है कि जो वर्क डन है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द ट्रैवल, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द मासेस। सो यही वर्क जो है एक कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन है। कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो मतलब कूलम फोर्स में एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर हम लोग एक पॉइंट से और एक पॉइंट पे जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। बोथ कैन ऑपरेट इन फ्री स्पेस, ये तुम लोग पहले ही देखा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और कूलम फोर्स है दोनों फ्री स्पेस में भी काम करता है। अभी दोनों के साथ जो कंपैरिजन करना है हमको, उसमें देखना है कि दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है। तो डिसिमिलरिटीज़ क्या क्या है, पहले हम देखेंगे अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। जो ग्रेविटेशन लॉ है वो ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है ग्रेविटेशन लॉ। कूलम्स लॉ अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्स हो सकता है। कूलम्स लॉ दोनों सेम चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स होगी, अगर दोनों अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। नेक्स्ट है कि डिपेंडेंट ऑन द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। कूलम फोर्स जो है दो चार्जेस Q1 Q2 है, इन दोनों के अंदर जो मीडियम है, मीडियम अगर मैंने रख दिया तो कूलम फोर्स चेंज हो जाता है। तो मतलब क्या है कि कूलम फोर्स जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है m1 और m2 जो है जो मीडियम है, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कूलम फोर्स जो है मीडियम डिपेंडेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। ना स्ट्रेंथ के हिसाब से देखेंगे तो कूलम फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है ग्रेविटेशन फोर्स के रिस्पेक्ट पे। ये कल हम लोग प्रॉब्लम करते हुए देखा था, आज भी एक हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, उसमें हम देखेंगे कैलकुलेट करके। अब नेक्स्ट एग्जांपल, कूलम्स लॉ of electrical force between two charges and Newton's law of gravitational force between two masses both have inverse square dependence on the distance between charges and masses। एक स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट के बाद में क्या बताया गया, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फॉर ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन फॉर टू प्रोटॉन्स। पहला वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाला क्वेश्चन है एस्टिमेट द एक्सीलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। पहला क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है उसमें ये पूछा गया कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो कूलम फोर्स होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दोनों का रेशियो निकालना है। और दूसरे केस में बताया गया अगर दोनों प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो हमको कैलकुलेट करना है।
और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें बताया गया है अगर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है और दोनों के अंदर इलेक्ट्रिकल फोर्स काम कर रहा है और दोनों के अंदर डिस्टेंस क्या है 1 एंगस्ट्रॉम है, तो हमको म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी तो उस एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, अभी हम लोग चालू करते हैं। पहले देखो एफ ई बाई एफ जी हमको कैलकुलेट करना है। तो एफ ई का फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। आर बोथ साइड में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो उसके बाद आ जाएगा एफ ई बाई एफ जी इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू 1/g इंटू Q1 Q2 बाई M1 M2। सो फाइनली यहाँ पर कोई भी आर डिपेंडेंसी नहीं है, तो हमको मिल गया ये जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के लिए एक बार और 2 प्रोटॉन के लिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए हम लोग देखेंगे हमारा फार्मूला क्या था, एफ ई बाई एफ जी जो था वो क्या था 1/4πε0 इंटू 1/g इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई M1 इंटू M2। यहाँ पर हम लोग फिर डाटा फीड करेंगे। एफ ई बाई एफ जी जो है ये है 1/4πε0, ये है 1/g, ये है Q1 Q2, दोनों इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज सेम है और दोनों का मासेस है M1 M2। ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये प्रोटॉन का मास है। फाइनल अगर कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से मिल जाएगा एफ ई बाई एफ जी जो है 2.27 इंटू 10⁻39। पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकंड है 2 प्रोटॉन्स के लिए हमको कैलकुलेट करना है। 2 प्रोटॉन्स के लिए सेम होगा 1/4πε0 का मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1/g, ये है g, उसके बाद Q1 Q2 मतलब दोनों प्रोटॉन का ही जो चार्ज है दैट इज सेम है। देन फाइनली ये मास ऑफ द प्रोटॉन है, मास ऑफ द प्रोटॉन है, दोनों का जो प्रोटॉन का मास हो जाएगा। तो M1 M2 यहाँ पर बैठा दिया। फाइनली हमको कैलकुलेट करने के बाद मिला एफ ई बाई एफ जी है 1.24 इंटू 10⁻36। सो इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हम लोग रेशियो कैलकुलेट किया वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम और प्रोटॉन सिस्टम के लिए उसका मैग्नीट्यूड जो है वो काफ़ी बड़ा है, 10⁻39 होता है, 10⁻36 बहुत ही बड़ा है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो काफ़ी पावरफुल है। अभी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट था, एस्टिमेट द एक्सीलरेशंस फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम और 10⁻10 मीटर अपार्ट। अभी क्या करने कैलकुलेट करने के लिए बताया कि एस्टिमेट द एक्सीलरेशंस फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। तो हम लोगों को एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है दोनों अगर 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस के अंतर है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम में देख लेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा प्रोटॉन है। तो दोनों के अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से दोनों क्या करेगा, नज़दीक आने के लिए कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन आएगा इस तरफ, उसके लिए एक्सीलरेशन ये इलेक्ट्रॉन है, और जो प्रोटॉन आएगा उसका प्रोटॉन जो है उसका एक्सीलरेशन है ये प्रोटॉन। तो ये दोनों कैलकुलेट करना है, ए ई एंड ए पी हमको कैलकुलेट करना है। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए। तो दोनों के अंदर कूलम फोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए कूलम फोर्स है एफ ही है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग पूरा डाटा फीड कर देंगे। फीड करने के बाद हमको मिलेगा Q1 Q2 डिवाइड बाई आर है 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम्स का स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम लोग फाइनली जो कैलकुलेट किया है वो क्या किया 2.3 इंटू 10⁻8 न्यूटन हमको मिला। फाइनली हमको जो फोर्स मिला है कूलम फोर्स वो है 2.3 इंटू 10⁻8 न्यूटन। यहाँ से हम लोगों को एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ये आप लोगों को पहले से ही पता था न्यूटनियन मैकेनिक्स से तब लोग सीखे थे कि अगर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स के साथ। फोर्स को अगर हम लोग मास से डिवाइड कर दिया तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल फोर्स जो है उसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन का मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनल हमको मिला 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम लोग प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे। प्रोटॉन के लिए क्या होगा, जो फोर्स है, फोर्स हम लोग एफ ही डिफाइन कर दिया डिवाइड बाई मास ऑफ द प्रोटॉन। यहाँ पर मास ऑफ द प्रोटॉन हम लोग बैठा दिया, फोर्स तो पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ था पहले ही। दोनों के अंदर जो फोर्स है दोनों फोर्स सेम है। तो फाइनली हमको मिल जाएगी 1.3 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों के ऊपर फोर्स सेम है। इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटर पार्टिकल है तो बहुत तेज़ी से मूव करेगा, और प्रोटॉन बहुत हेवी पार्टिकल है तो स्लोली मूव करेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम फोर्स है। जो हेवी पार्टिकल होगा सेम फोर्स के लिए वो स्लोली मूव करेगा, और जो लाइटर पार्टिकल है वो बहुत फास्ट मूव करेगा। So students, thank you very much and watch the next video.